नमस्कार दोस्तों। आप सभी को मालूम है जो शिक्षक भर्ती मैथ उसके सिलेबस में अगर आप नज़र डालें तो 50 मार्क्स का तो सब्जेक्टिव है ही। लेकिन इस बार ऐसा है कि अगर आपको एग्ज़ाम निकालना है ना तो थोड़ा-सा क्या बहुत एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, बहुत एक्स्ट्रा। और सिर्फ़ पढ़ना नहीं पड़ेगा, सिर्फ़ काम नहीं करना है मैथ्स पे, सिर्फ़ बनाना नहीं है, टाइम पे बनाना है, स्पीड प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? ये जो आज का वीडियो है यूट्यूब पर भी जा रहा है और कोर्स पर भी जाएगा, ठीक है? मेरे बारे में जो नहीं जानते वो बाजू में डिटेल दे सकते हैं। जो अलग-अलग एग्ज़ाम क्वालीफाई किए हुए हैं। ये सिर्फ़ इसलिए बताने के लिए कि भई जो आपको पढ़ा रहा है ना, वो ठीक-ठाक बंदा है। क्लियर है? तो अलग-अलग एग्ज़ाम क्वालीफाई हो गए, फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, सीजीपीए सीआरआई में 5th रैंक था। वो सब बार-बार बताने की ज़रूरत नहीं है, एक ही बार बता रहा हूँ इंट्रोडक्शन। कई लोग पूछते हैं सर आप कोई सा एग्ज़ाम निकाले कि नहीं? उसके लिए ज़रूरी है। बट फिलहाल अभी मेन मुद्दे पर आते हैं। जो मैथ्स का सिलेबस देखा होगा तो ये ध्यान दिया होगा भैया 50 मार्क्स का तो मैथ्स ऊपर का ही है भाई। उसके अलावा 10 मार्क्स का रीज़निंग तो टोटल 60 क्वेश्चन आपको न्यूमेरिकल वाले सॉल्व करने हैं। वो भी 2 घंटे में और 40 क्वेश्चन अलग से अगर कूट वाला दे दिया तो टाइम इतना कम पड़ जाएगा नो डाउट। तो यहाँ पे उस बच्चे का सिलेक्शन नहीं होने वाला जिससे मैथ्स बनता है, उस बच्चे का सिलेक्शन होगा जिससे मैथ्स जल्दी बनता है। तो प्रैक्टिस बहुत करना है, टाइम पे काम करना है। ये 50 मार्क्स में 3 ऐसे एरिया है जो पूरा 10-10 मार्क्स का दे दिया है। एक जो बेसिक मैथ्स है, अरिथमेटिक मैथ्स है जिसमें BODMAS, LCM, SCR, प्रतिशत, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, एवरेज, SI, CI, LCM, SCR ये सब जो टॉपिक हैं वो तो दे दिया। फिर बीजगणित, अलजेब्रा ये अंकगणित 10 मार्क्स का, बीजगणित, अलजेब्रा दे दिया 10 मार्क्स का और 10 मार्क्स का सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स वाला पोर्शन दिया हुआ है। तो ये सब तो बच्चे पढ़ते ही पढ़ते हैं। स्टैटिस्टिक्स को नज़रअंदाज करते हैं तो ये कोर्स आपका जो कोर्स है इसमें एक अलग से पूरा प्रॉपर अरेंज कर दिया हूँ मैं ना। तो वो जो फ़ोल्डर अलग से स्टैटिस्टिक्स वाला फ़ोल्डर में ये पूरा वीडियोज़ लाइन से डलते जाएँगे तो इस पर आपको मेहनत करना है, 10 मार्क्स दिलाएगा ये फोकट का। ठीक है? कई बच्चे इसको हल्के में ले रहे हैं। अब इसका सिलेबस क्या दिया है देखो, मैथ्स का पूरा सिलेबस नहीं दिखा रहा हूँ मैं, 10 मार्क्स का जो स्टैटिस्टिक्स है ना उसका सिलेबस ये हिंदी इंग्लिश पूरा बाइलिंगुअल करवाया हूँ। ये 10 मार्क्स का हिसाब किताब है, ये देखो क्या-क्या दिया है। तो पहला दिया है कलेक्शन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, ये पूरा थ्योरी पोर्शन है। ये थ्योरेटिकल पोर्शन है, तो यहाँ से तो हो सकता है कूट वाले सवाल बन जाए, तो एक बेसिक नॉलेज आपको लेना पड़ेगा। क्लियर है? उसके बाद फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल तो ये तो भैया लंबा चौड़ा बड़ा-बड़ा है। फिर मिलान चिन्ह, स्तंभ लेखाचित्र, आयत लेखाचित्र, ये पाई चार्ट तो कुछ डीआई वाला अगर आप टॉपिक पढ़ डालें तो डीआई वाला भी काम आ जाएगा। उसके बाद मीन मीडियन मोड तो इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ऐसे ऊपर-ऊपर देख के हम नहीं जा सकते। क्लियर है? तो ये आपका सिलेबस है। तो आज हम लोग ये पहला जो टॉपिक है उसको डील करेंगे, उसकी क्लासेस देखेंगे, कलेक्शन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। तो थ्योरेटिकल है, उसको ऐसे ही पढ़ना है, लेकिन एटलीस्ट एक बार आपको नज़र डालना है। तो कलेक्शन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, आंकड़ों का संग्रह एवं वर्गीकरण। तो सबसे पहले ये डेटा यानी कि जो आंकड़े हैं इसका मतलब क्या होता है ये बता दो। ये डेटा या आंकड़े इसका मतलब क्या है? क्या है इसका मतलब? मैथ्स ये वर्ग में 1 लाख बच्चे दिला रहे हैं। ये जो 1 लाख की संख्या है वो डेटा है। हमारे पास 100 बच्चों ने टेस्ट लिया, आज 100 बच्चे ने कोर्स खरीदा, वो 100 बच्चे के नाम ये है फलाना अमन, बबीता, चैतन्य, दुर्गेश ऐसे लाइन से नाम है। ये जो नाम है वो ये डेटा है, ठीक है? आपका प्रोफाइल क्या है? आप ये फलाना नाम के हैं, फलाना सरनेम है, फलाना जाति के हैं, मेल है, फीमेल हैं और इतना डेट ऑफ बर्थ है, ये भी क्या है? डेटा है। तो जो भी जानकारी है वही क्या है? डेटा है। चाहे वो फैक्ट के फॉर्म में रहे, नंबर्स के फॉर्म में रहे, मेजरमेंट के फॉर्म में रहे, इन्फॉर्मेशन रहे, वो सारा का सारा डेटा है। तो डेटा मतलब क्या? आंकड़े मतलब वे तथ्य, वे संख्याएं, वे माप, वे सूचनाएं जिन्हें किसी विशेष उद्देश्य से एकत्रित किया जाता है, वो क्या कहलाता है? डेटा कहलाता है। डेटा रिफर्स टू द फैक्ट्स, फिगर्स, मेजरमेंट्स और इन्फॉर्मेशन कलेक्टेड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। पूरा बाइलिंगुअल रहेगा ना। मैं पढ़ाता हूँ तो पूरा कंप्लीट बाइलिंगुअल ही रहता है, मैथ्स वगैरह सब चीज़। तो आंकड़ों के संग्रह का उद्देश्य पर्पस ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा। अब क्या उद्देश्य है? ये जो डेटा इकट्ठा कर रहे हैं क्या उद्देश्य है? ये ध्यान से सुनना, एक बार पढ़ते चलना। फिर एक ही बार पढ़ने का है ये, 2-3 बार रिवीजन वाला काम नहीं इसको। एक ही बार पढ़ना और उससे जितने क्वेश्चन होंगे बनने लग जाएँगे आपको। ठीक है? चलिए, इससे मैं आगे चल के अच्छे कूट वाले आपके कोर्स में ना इस पर बेस्ड कूट वाले क्वेश्चन कराऊँगा मैं, ठीक है? कोर्स में। और वैसे यूट्यूब पर भी डल रहा है तो मैं आपको जानकारी दे देना चाहूँगा। ठीक, बस 2 मिनट की जानकारी, बाजू में सारा डिटेल दिख रहा होगा। हमारा एप्लीकेशन है योगेंद्र साहू क्लासेस, ठीक है? योगेंद्र साहू क्लासेस और इस एप्लीकेशन में हम लोग वो कोर्स कवर करा रहे हैं और बहुत तगड़े तरीके से करा रहे हैं और सबसे कम फीस पर करा रहे हैं। ठीक, 999
फीस डिस्काउंट में अवेलेबल हो रहा, तो उसमें भी आप ये इंडिपेंडेंस डे तक का एक सेल है अगस्त 15 अगस्त वाला, तो AUG 30 ये कूपन कोड अप्लाई करें, 10 से 30% तक का आपको ऑफर मिल जाएगा। जो बच्चे कोर्स में ऑलरेडी हैं वो टेस्ट सीरीज में इसका बेनिफिट ले लें, जो टेस्ट सीरीज में कोर्स में ले लें, जो दोनों में नहीं है दोनों में बेनिफिट ले लें, तो 10 से 30% तक का आपको बेनिफिट मिल जाएगा। जितना लेट करेंगे परसेंट कम हो जाएगा, तो इसको एक बार ले लें। कोर्स खरीदने संबंधी कोई दिक्कत आती तो ये हेल्पलाइन नंबर 8770123687, ठीक है। तो ये चूंकि ये वीडियो कोर्स के साथ साथ यूट्यूब पर भी डलने वाला है, इसलिए मैंने ये डिटेल आपको बता दी, जानकारी दे दी, ठीक है। बाइलिंगुअल करेंगे, तगड़े से तैयारी करेंगे, और पहली बार फीस इतना कम इसलिए रखें, आप देखेंगे फुल CG वाम 6000 का फीस है, और ये जस्ट आपको 10% में मिल रहा है। कारण ये है, और एकदम खुल के बोलूँ तो मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे बोले, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हम इस बार सिलेक्शन लें, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे सिलेक्शन लें, यही उद्देश्य है। इसलिए जितना मिनिमम फीस हो सकता था वो हम किए। अब सीधे काम की बात करेंगे, पढ़ाई करेंगे। आंकड़ों के संग्रह का उद्देश्य, तो आंकड़ों के संग्रह का उद्देश्य ये है कि भैया सबसे पहले निष्कर्ष पर पहुंचना, एनालिसिस करना। तो आंकड़ों का संग्रह किसी समस्या के अध्ययन, विश्लेषण तथा उचित निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए आवश्यक प्रमाण एवं सूचनाएं एकत्र करने की प्रक्रिया है, ठीक है। कलेक्शन ऑफ डेटा, कलेक्शन ऑफ डेटा इज द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग रिलेवेंट फैक्ट्स एंड एविडेंस इन ऑर्डर टू स्टडी अ प्रॉब्लम एंड अराइव एट अ साउंड एंड क्लियर कंक्लूजन। अब जैसे एक एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा गया है, यदि हमें किसी विद्यालय के स्कूल के विद्यार्थियों के औसत अंक ज्ञात करने हैं, तो सबसे पहले विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का डेटा एकत्र करना होगा, इकट्ठा करना होगा, और यहीं से ना आपकी स्टेप बाय स्टेप वाले सवाल, अगर आप नॉर्मल अभी व्यापम के यानी कि जो अब सो कॉल्ड SSB हो गया है, इस पर आप नजर डालें, इसके क्वेश्चन के पैटर्न पर नजर डालें, तो क्या कर रहा है, मैथ्स में भी स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन नहीं पूछ रहा है, वो पूछ रहा है इस सॉल्यूशन तक पहुंचने के लिए क्या क्या प्रक्रिया हमें अपनानी पड़ेगी, क्या क्या चरणबद्ध प्रक्रिया होगी, तो उसको आपको बताना है, ठीक। तो भाई अगर मुझे किसी स्कूल के बच्चों का एवरेज मार्क्स निकालना होगा, तो पहले मैं निकालूंगा टोटल मार्क्स, कितने बच्चे हैं टोटल स्टूडेंट निकालूंगा, उनके द्वारा कितने मार्क्स लेके आएगा टोटल मार्क्स निकालूंगा, तब एवरेज निकालूंगा। तो ये एक उदाहरण हो गया, ठीक है। चलिए, अब सोर्स ऑफ डेटा, डेटा के सोर्स, ये जो हम डेटा है वो कहां से लेके आ रहे हैं, तो दो मेजर सोर्स है, ठीक है। कितने सोर्स हैं, दो मेजर सोर्स हैं, इसको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। दो मेजर सोर्स, तो सोर्स या स्रोत की बात करें, स्रोत की बात करें तो दो होता है, एक आंतरिक बाह्य यानी कि इंटरनल सोर्स, इंटरनल यानी कि आंतरिक हो गया, और एक हो जाता है एक्सटर्नल, एक्सटर्नल यानी कि बाह्य, बाह्य स्रोत। बाह्य भी दो प्रकार का हो जाएगा, बाह्य भी एक दो प्रकार का हो जाएगा, एक जो हम डायरेक्ट डेटा कलेक्ट करें उसको प्राइमरी डेटा बोल देते हैं, और अगर दूसरे जो ऑलरेडी मेहनत किए उसको हम टाप दिए, चुरा लिए, उसको बोलते हैं सेकेंडरी। तो ये हो जाएगा प्राइमरी और दूसरा सेकेंडरी, प्राथमिक और द्वितीयक। एक ही बार सुनना ना, ये दोबारा बार बार रिवाइज करने वाली चीज नहीं, बहुत लंबा सिलेबस है, इतना कुछ कवर करना है आपको। अगर आप नजर डालें ना, अभी 2-2.5 महीने में पूरा पहाड़ तोड़ना आपको। सेकेंडरी यानी कि द्वितीयक, ठीक है, स्पेलिंग देख लेना द्वितीयक का, ठीक। तो ये चार्ट को याद रखना, सोर्स दो सोर्स होते हैं, इंटरनल एक्सटर्नल, एक्सटर्नल के भी दो प्रकार होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी, क्लियर। अब इसका मतलब क्या है, इसको समझिएगा। जैसे इंटरनल और एक्सटर्नल ये मैं बताया, सोर्स दो टाइप के हो सकते हैं, कि इंटरनल हो सकता है, एक्सटर्नल होता है। इंटरनल मतलब मुझे अपने ही संगठन की जानकारी इकट्ठा करना है, कि योगेंद्र साहू क्लासेस में कितने बच्चे जुड़े, कितने ऐप डाउनलोड है, अच्छा 1,10,000 है, ठीक है, तो 1,10,000 क्या क्या है, कितने बच्चों ने कोर्स में एडमिशन लिया है, कितने बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उसमें से कितने बच्चे का सिलेक्शन हो गया, कितने निकल गए, कौन कौन सा कोर्स लिए, फीस पे की नहीं किए, डेटा का है, कहाँ के रहने वाला है, ये जो भी डेटा है मेरे अंदर अपने संगठन से निकल जाएगा, और मेरे पास वो जरिया भी है निकालने का, तो वो इंटरनल सोर्स हो गया। मेरा खुद का ऐप है, मैं एडमिन यूजर हूँ, देख सकता हूँ उसको, इंटरनल सोर्स। लेकिन अब एक्सटर्नल सोर्स मतलब क्या, मेरे संगठन के बाहर मुझे जानना है कि मेरे एरिया में, दुर्ग जिला में, दुर्ग भिलाई वाला जो एरिया है, इसमें कितने कॉलेजेस हैं, उन कॉलेजेस में कितने स्टूडेंट पढ़ते हैं, कितने लोग कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये मुझे डेटा चाहिए। तो ये मेरे संगठन से मिलेगा क्या, ये तो बाहर जाकर पता करना पड़ेगा। तो जो बाहर जाकर पता करना पड़ेगा वो एक्सटर्नल सोर्स हो गया। अब उसके भी दो तरीके हैं, एक प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी डेटा मैं उसको बोलूंगा अगर मैं खुद गया या मैं अपने स्टाफ के साथ गया और पता कर रहे हैं कि कॉलेज कितने कॉलेज ढूंढे, उसमें फिर जा जाके पूछ रहे हैं, पता कर रहे हैं, तो ये प्राइमरी डेटा हो गया जो मैं खुद ही डेटा इकट्ठा करूं। सेकेंडरी डेटा क्या, आपको मालूम बहुत सारे लोग ऐसी
बस्ट मैसेज भेजते हैं, डेटा दे देते हैं कि भाई हमारे पास डेटा, आपको कोई मैसेज भिजवाना है तो एक साथ मैसेज भेज दो, बस्ट। तो पहले से कोई बंदा जाकर मेहनत किया हुआ है, सब डेटा इकट्ठा किया हुआ है, और वो आपको परोस दे रहा है, उसके बदले हो सकता है वो पैसे ले ले या कुछ और कंसिडरेशन ले ले। तो दूसरे मेहनत को हम टाप रहे हैं, समझ लो, वो क्या हो जाएगा, सेकेंडरी डेटा हो जाएगा। ठीक, सेकेंडरी कलेक्शन, सेकेंडरी सोर्स, यही लिखा हुआ है देखो। जब किसी संगठन को आवश्यक आंकड़े उसी संगठन के अपने रिकॉर्ड, रिपोर्ट और डॉक्यूमेंट से प्राप्त हो जाते हैं तो उन्हें आंतरिक सोर्स यानी कि इंटरनल सोर्स कहते हैं। जैसे उदाहरण, किसी कंपनी के अपने रिकॉर्ड से प्राप्त कर्मचारियों की संख्या, कर्मचारियों के वेतन, बिक्री का रिकॉर्ड, ठीक है, उत्पादन संबंधी आंकड़े, लाभ हानि, ये सब इंटरनल सोर्स हो गया। ठीक है। एक्सटर्नल सोर्स क्या, जब किसी संगठन द्वारा आवश्यक आंकड़े संगठन के बाहर के स्रोतों, आउटसाइड सोर्स से प्राप्त किए जाते हैं तो उन्हें बाहरी सोर्स यानी कि एक्सटर्नल सोर्स कहते हैं। ठीक है। तो एक्सटर्नल सोर्स रिफर टू द सोर्स फ्रॉम विच डेटा इज ऑब्टेन फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। उदाहरण, सरकारी रिपोर्ट, गवर्नमेंट रिपोर्ट्स होते हैं, सेंसस रिपोर्ट होते हैं, जनगणना रिपोर्ट हो गए। अब मैं आपको पढ़ाना चाहूँ, छत्तीसगढ़ की जनसंख्या इतनी है, भारत की जनसंख्या इतनी है, इस जनजाति की संख्या इतनी है, इतने ओबीसी हैं, इतने जनरल हैं, इतने महिलाएं, इतने पुरुष हैं, इतने साक्षरता। अरे तो मैं क्या खुद जा जाके पता करूँ, उसके बाद आपको पढ़ाऊँ? नहीं, अगर आपको मुझे इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना है, इकोनॉमिक सर्वे का डेटा आता है, बजट पढ़ाना है, बजट का डेटा आता है, ओपी चौधरी जी ने बताया, जिस दिन बताया उसी रात को मैं आपको उस डेटा को पढ़ा दिया। तो उन लोग प्राइमरी वाला काम कर लिए थे। मैं क्या काम किया, उस डेटा बजट को जो पढ़ाया, उसी दिन जिस दिन आया उसी दिन मैं बजट भी पढ़ा दिया, उस इकोनॉमिक सर्वे जिस दिन रिलीज हुआ उस दिन इकोनॉमिक सर्वे पढ़ा दी। तो मैं सेकेंडरी डेटा यूज कर लिया ना, ऑलरेडी जो रिपोर्ट पब्लिश था उसको पढ़ा दी। बस वे सेंसस रिपोर्ट है, रिसर्च इंस्टीट्यूशन है, न्यूज़पेपर एंड मैगजीन है, वहां से हम कुछ डेटा उठा लिए, वेबसाइट है, तो वो सब क्या हो गया, सेकेंडरी सोर्स हो गया। उदाहरण, यदि कोई टूर एंड ट्रैवल कंपनी उत्तर प्रदेश में पर्यटन से संबंधित आंकड़े सरकारी पर्यटन विभाग से प्राप्त करती है तो उसके लिए कैसा सोर्स होगा, एक्सटर्नल सोर्स होगा। और वही मैं नए नए जगह जाके खोज कर रहा हूँ, बोले बस्तर में वाला जगह देखे हो, नहीं देखे हो, मैं जाके एक्सप्लोर कर रहा हूँ, वो प्राइमरी सोर्स हो गया। चलो समझ आ गया होगा, इतने तो अब मैच्योर हैं ही आप लोग की, इसको बहुत ज़्यादा खींचने की जरूरत नहीं है। तो प्राथमिक एवं द्वितीय का डेटा का थोड़ा सा और अंतर देख लेते हैं। डेटा का लक्षण को समझने के लिए प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा का अंतर बहुत महत्वपूर्ण है। और क्या अंतर है, प्राइमरी डेटा जो आंकड़े किसी अन्वेषक शोधकर्ता द्वारा किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए मूल स्रोत से, इसको ओरिजिनल भी बोला जाता है। प्राइमरी सोर्स डेटा जो है ओरिजिनल, मूल स्रोत से पहली बार स्वयं एकत्रित किए जाते हैं, उन्हें प्राइमरी डेटा कहते हैं। ठीक है। इसका दूसरा नाम एक ओरिजिनल, प्राइमरी डेटा को ओरिजिनल डेटा भी बोल देते हैं, ओरिजिनल सोर्स डेटा, और फर्स्ट हैंड डेटा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फर्स्ट हैंड। और दूसरे तरफ सेकेंडरी डेटा को सेकंड हैंड डेटा भी बोला जाता है, सेकंड हैंड। सेकंड हैंड सर सुना सुना नाम लगा रहे, बोला जाता है कि सेकंड हैंड कार है। सेकंड हैंड कब बोलते हैं, जब ऑलरेडी वो कार किसी दूसरे के द्वारा यूज कर लिया गया, उसको दूसरे ने खरीदा है, हम और पैसे देकर हम उसको अपने नाम पे कर लिए, तो सेकंड हैंड हो गया। बस वैसे ही सेकेंडरी डेटा को सेकंड हैंड बोलाता है। इसकी विशेषता क्या है, ये फर्स्ट हैंड होता है, पहली बार एकत्रित होता है। ठीक है। इन्वेस्टिगेटर स्वयं डेटा कलेक्ट करता है, ये ओरिजिनल डेटा होता है, किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए या रिसर्च के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए यूज किया जाता है, और ये अधिक रिलेवेंट और सूटेबल होता है। अधिक रिलेवेंट और सूटेबल मतलब ज्यादा, और एक्यूरेसी भी ज्यादा रहेगा। ये बताओ, आप सुनी सुनाई बातों पे बहुत यकीन कर लेते हैं, लेकिन बाद में मालूम चलता नहीं, यार ये तो बढ़ा चढ़ा के बता दिया, हाँ कि ना। आप अपने कान से सुनोगे, अपने आंख से देखोगे, तो ज़्यादा उस पे रिलायबल रहोगे, ज़्यादा विश्वसनीय रहेगा। तो बिल्कुल ये विश्वसनीय रहता है, सूटेबल रहता है। लेकिन अगर हम इसके लिमिटेशन की बात करें, यहीं से सवाल बन सकते अगर बनेंगे, लिमिटेशन क्या है, मैं घर घर जा जाके पूछ रहा हूँ, पता कर रहा हूँ, मेरा कितना टाइम लग जाएगा, टाइम कंज्यूमिंग है, पैसे बहुत लग जाएंगे, रिसर्च करना उतना टाइम तो लगेगा लगेगा, पैसे भी जाएंगे। ठीक, तो ये सब इसके ड्रॉबैक्स है, लिमिटेशन है। जैसे एक शिक्षक अपनी कक्षा के 100 विद्यार्थियों से सीधे पूछता है कि वो प्रतिदिन कितने घंटे पढ़ते हैं, तो विद्यार्थियों से सीधे प्राप्त जानकारी शिक्षक के लिए कैसी डेटा हो गई, प्राइमरी डेटा हो गई। क्लियर है क्या? चलो, अब सेकेंडरी डेटा क्या है, सेकेंडरी डेटा वो वे आंकड़े जिन्हें वर्तमान इन्वेस्टिगेटर ने स्वयं पहली बार एकत्र नहीं किया है, जो दूसरा काम किया वहां से अपन चुरा लिए। चुरा लिए कहने का तात्पर्य भाई ले लिए है ना, चुराया नहीं, ऐसा नहीं। इसे सेकंड हैंड डेटा भी बुलाता है। तो मेन फीचर क्या हो गया, पहले से कलेक्टेड डेटा होता है, वर्तमान इन्वेस्टिगेटर इसे स्वयं मूल रूप से कलेक्ट नहीं करता, इसे पब्लिश या अनपब्लिश सोर्स से लिया जा सकता है, सेकंड हैंड डेटा बोलते हैं। इसे प्राप्त करने में सामान्यतः कम समय और कम लागत होता है, लेकिन यहीं से इसके ड्रॉबैक भी चालू हो जाते हैं कि भाई ये कम खर्चीला होता है, ठीक है, जल्दी टाइम भी बच जाता है, जल्दी मिल जाता है, लेकिन उतना रिलायबल नहीं होता, उतना रिलायबल नहीं होता। ठीक है। चलो, उदाहरण है सेंसस रिपोर्ट, बुक्स, रिसर्च रिपोर्ट, ये सब पढ़ लीजिएगा आप।
यदि कोई रिसर्चर भारत की जनसंख्या का अध्ययन करने के लिए पहले से प्रकाशित सेंस ऑफ इंडिया के आंकड़ों का प्रयोग करता है तो ये रिसर्चर के लिए सेकेंडरी डेटा है। ठीक है। अब प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा को समझने के लिए महत्वपूर्ण नियम इस बात को रखना, यह इस बात पर निर्भर करता है कि कौन और किस उद्देश्य से इसका उपयोग कर रहा है। ठीक है। जैसे मान लीजिए सरकार ने सेंसस के दौरान लोगों से सीधे पॉपुलेशन डेटा कलेक्ट किया तो प्राइमरी डेटा हो गया, क्योंकि पहली बार उसको किए। लेकिन बाद में कुछ दूसरे रिसर्च के काम के लिए फिर उस सेंसस रिपोर्ट को यूज कर रहे तो सेकेंडरी डेटा हो गया। तो ये अंतर है, जो अंतर मैं हमेशा नहीं पढ़ाता, हमेशा इसको छोड़ देता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी एक्सप्लेन किया होता है। ये आपके समझने के लिए और डिटेल में इधर बता दिया गया, जिसको आप देख लीजिएगा। और एक नज़र में ये थोड़े शॉर्ट नोट्स भी हो गए, उसको भी आप देख लें, है ना। चलो, मेथड ऑफ कलेक्ट, अब ये थोड़ा सा पढ़ने वाला चीज है। प्राइमरी डेटा कैसे कैसे इकट्ठा करेंगे या कैसे कैसे उसको कलेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, अलग अलग मेथड होते हैं, है ना। और कौन सा मेथड आपको चूज करना है वो डिपेंड करेगा कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, आप कितना समय उस पर खर्च करना चाहते हैं, कितने पैसे देना चाहते हैं, ठीक है, कितना एक्यूरेसी उसमें मेंटेन करना चाहते हैं, ये सब देखना है। तो यहाँ पर 6 टोटल मैं आपको तरीके बताऊंगा। कौन कौन से? तो प्राथमिक आंकड़े एकत्रित करने के 6 प्रमुख विधियां हैं। 6 प्रमुख विधियां। पहला है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, इसमें आपको पर्सनली जा जाके पूछताछ करना पड़ेगा, तब जाके जो डेटा इकट्ठा हो गया। इनडायरेक्ट ओरल, एक एक एग्जांपल दे रहा हूं, समझ आ जाएगा, हम डिटेल में तो बात करेंगे। इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन मतलब, जैसे देखो मैं एक आदमी को बोला कि भाई जाओ 10 घर में पता कर ले। अच्छा जैसे देखो एक उदाहरण दे दो, मैं डायरेक्ट चंदा इकट्ठा, पहले बचपन में चले जाते थे चंदा वगैरह मांगने, है ना। तो गणेश चंदा इकट्ठा कर रहे, तो 10 घर, एक एक पारा में 10 घर हैं, 10 घर में भाई डायरेक्ट जाके हो गया, तो वो डायरेक्ट हो गया। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन हो गया, डायरेक्ट पर्सनल कलेक्शन हो गया। अब किसी एक आदमी, मैं कितने घर जाऊंगा, बोले एक आदमी को पकड़े, बोले इधर आ भाई इधर आओ, वो 10 घर है ना, 10 घर से जाके इकट्ठा करके लेके आओ, वो इनडायरेक्ट हो गया। समझेगा। तो बस वैसे ही मैं किसी एक आदमी को जाके बोल रहा हूँ कि तू भाई बाकी 10 घर में पता कर ले वहां से, तो वो इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन हो गया। ठीक है, संवाददाताओं से सूचना, टेलीफोन साक्षात्कार की जरूरी थोड़ी भाई पर्सनली जाए, फोन पे पूछ लेते हैं, आपसे पूछते नहीं कि अच्छा क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत आ रहा है, अच्छा आप पढ़ाई ठीक चल रहा है नहीं चल रहा है, तो क्या हो गया, वो टेलीफोनिक इंटरव्यू हो गया, टेलीफोनिक कनेक्शन। मेल्ड क्वेश्चन मेथड, डाक या प्रेषित प्रश्नावली विधि, उसमें पूछ लिए। आपको कभी कभार सर्वे के लिए ईमेल आता है कि नहीं आता, जैसे किसी का भी हो गया, गूगल का हो गया, हमको मेल आते रहता है कि आप जो यूट्यूब यूज़ कर रहे हैं, जो स्टूडियो यूज़ कर रहे हैं, ये जो ऐप यूज़ कर रहे हैं, इसके बारे में क्या रिव्यू देना चाहेंगे आप, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, एक मेल आ जाता है। प्रगणकों द्वारा भरी गई प्रश्नावली, क्वेश्चन इज फिल्ड बाई एन्यूमरेटर्स। अब ये प्रगणक कौन हो गया, एन्यूमरेटर्स कौन हो गया, तो ये ट्रेंड लोग होते हैं, प्रशिक्षित लोग होते हैं, स्किल्ड पर्सन होते हैं, ऐसे नहीं कोई भी यारू गरू वाला। ठीक है, तो छह को थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन या पर्सनल इंटरव्यू बोल देते हैं। इस विधि में इन्वेस्टिगेटर जो है खुद सूचनादाताओं या उत्तरदाताओं से प्रत्यक्ष संपर्क करता है और उनसे व्यक्तिगत रूप से पूछताछ करके आंकड़े एकत्र करता है। ठीक है, जैसे किसी गांव में बेरोजगारी का अध्ययन करना और इन्वेस्टिगेशन, खुद प्रत्येक परिवार के लोगों से मिलकर उनकी इंप्लॉयमेंट स्टेटस पूछता है कि भैया रोजगार है, नहीं है, नहीं है तो क्यों नहीं है, कितना पढ़ो, तो वो डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन हो गया। ठीक है, अब ये कब कब उपयुक्त हो जाएगा, सुटेबिलिटी हो जाएगा, एक बार मैं बोला इसको एक ही बार पढ़ने वाला है ना, ये दो रटने रटने वाला नहीं कि बार बार रिवाइज करते रहो, एक ही बार देखना। जब डिटेल जानकारी चाहिए, डिटेल जानकारी चाहिए, और जो एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन हो थोड़ा सीमित हो, लिमिटेड हो। एक ही आदमी मैं पूछ रहा हूँ भाई, एक छोटा सा एरिया है, 5 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, और वहाँ 50-100 लोग रह रहे हैं, वहाँ जाके पूछ लिए, वो संभव है कि एक हफ्ते में खत्म हो जाएगा, एक दिन में खत्म हो जाए। अब बोले पूरे इंडिया में घूम घूम के तो पॉसिबल है कि नहीं, तो एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन लिमिटेड होना चाहिए। नेचर ऑफ इंक्वायरीज कॉन्फिडेंशियल, जानकारी कॉन्फिडेंशियल हो। तो किसी से कोई कॉन्फिडेंशियल बात करनी होती है तो पब्लिकली बात कर लेते हैं क्या, लाइव आ जाएंगे, नहीं डायरेक्ट बातचीत होती है। ठीक है, चलो, अधिकतम एक्यूरेसी चाहिए, हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इज रिक्वायर्ड। मैं चाहता, मैं कोई रिस्क लेना नहीं चाहता भाई, ये बेचता हूँ, सारे लोग पी पा के घूमते हैं, डेटा गलत गलत इकट्ठा करते बोले। ठीक है, अब एक इंसिडेंट याद आता है मालामाल वीकली का। परेश रावल वो जाता है घर में, उसको यही डेटा इकट्ठा करने के लिए भेजे रहते हैं, बोले पूछ के आना भैया, जनगणना वाला काम चल रहा है, पूछ के आना। बोला ठीक है, क्या पूछोगे, सब सवाल है, शादी हो गई कि नहीं, है तो कितने बच्चे हैं, ये सब दुनिया भर के सवाल थे। ठीक चलो, तो पहला सवाल पूछता है, मैडम शादी हो गई आपकी, वो बोलते नहीं, कितने बच्चे हुए, वो तुरंत मार खाता है, आके बताता है। बोला भैया तू साले थोड़ा उल्टा पूछ दिया। बोला ठीक है, सही तरीके से पूछता है, अब उल्टा कर दिया,
बच्चे हैं आपके? बोलते हैं, हाँ हैं। फिर पूछता है शादी हुई कि नहीं? फिर मार खाता है। तो भैया वो उसको लगेगा अरे ये परेश रावल को भेजना बेवकूफ़ी वाला काम है, मैं खुद जाऊँगा बोले, ठीक है? तो वैसे केस में जब एक्यूरेसी ज़्यादा चाहिए, आँकड़ों की ओरिजिनलिटी महत्वपूर्ण हो, है ना? ओरिजिनल डेटा ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके फ़ायदे क्या होते हैं भई? ये मौलिकता मतलब ओरिजिनलिटी है, खुद के अपने डेटा कलेक्ट किए हुए हैं, है ना? रिलायबल रहता है, एक्यूरेट रहता है, फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, लचीलापन आवश्यकता के अनुसार प्रश्न बदले या समझाए जा सकते हैं, ठीक? यूनिफ़ॉर्मिटी, एक रूपता, एक ही इन्वेस्टिगेटर होने पर कलेक्शन में कंसिस्टेंसी रह सकती है, कोई घर नहीं छूट रहा है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन बातचीत के दौरान अगर उसको लगता है कि भई अतिरिक्त जानकारी चाहिए तो वो भी प्राप्त हो जाती है। क्लियर है क्या? ठीक है? अब जैसे कभी-कभार अब अब थोड़ा-सा लिमिटेड हो गया अदरवाइज़ मैं पहले जब समय रहता था तो पर्सनली कितने बच्चों से डील किए, कितने लोगों की परेशानी दूर की। अब थोड़ा समय कम मिलता है, तो क्लास ही रिकॉर्ड करने से फुर्सत नहीं मिलता तो थोड़ा-सा लिमिटेड हो गया। अदरवाइज़ जो मेरे से संपर्क किए हैं पहले, पहले ऐसा था कि पर्सनल गाइडेंस दे दिए, कॉल में बात हुआ, डायरेक्ट मैं ही कॉल अटेंड कर लेता था। ठीक है? फिर धीरे-धीरे से ये समझ आया कि भई आप ऑडियो रिकॉर्डिंग जो भी है तो ऑडियो रिकॉर्डिंग करके भेज दो, मैं जैसे ही टाइम मिलेगा तो मैं रिप्लाई कर दूँगा ऐसे। तो अब अगर असिस्टेंट डील कर रही है बच्चों के प्रॉब्लम को, तो उनको एक ही सॉल्यूशन मालूम है, अच्छा ये वाला प्रॉब्लम है, ये मार्क्स नहीं आ रहा है, हाँ सर बोले थे कि इस टाइप का प्रॉब्लम है, तो एमसीक्यू सॉल्व कर लो, टेस्ट सीरीज़ दिला लो, इससे थोड़ा मार्क्स इंप्रूवमेंट हो जाएगा, तैयारी अच्छी हो जाएगी। तो उसमें क्या वो कोई एक्स्ट्रा डिटेल या ना उनसे क्वेश्चन कर पाती है, ना एक्स्ट्रा कोई सजेशन दे पाते हैं। अगर मैं उनसे सवाल कर रहा हूँ, मेरे से बातचीत हो रही है डायरेक्ट, साइलेंट करके जाया करो, स्टूडेंट का ही कॉल है। ठीक है, चलो। अब मेरे से बात हो रही है, मुझे लग रहा है कि भाई एग्ज़ाम के अलावा ना उसके लाइफ में और बहुत सारी चीज़ें चल रही है जो उसको डिस्टर्ब कर रही हैं, उसका फ़ोकस हटा रही हैं। मैं उससे रिलेटेड डायरेक्ट दूसरी बातें भी कर लिए, पूछ लिए, तो समझ आने लग जाता है। ठीक है? अब एक उदाहरण, थोड़ा लंबा चले जाएगा लेकिन एक उदाहरण, कल भी मैं डीआई के क्लास में इस उदाहरण को दिया। एक महिला आई, ठीक है? एक महिला आई, हमारा सिरसा गेट से ऑफलाइन जो सेंटर है, जहाँ पे सेंटर है, वो थोड़ा-सा दूर है, डेढ़ 1 किलोमीटर 200 मीटर यानी 1200 मीटर के आस-पास है। वो आई, वो 3-4 बार, 5 बार पूछी, 2 साल पहले की बात होगी। 3-4 बार लोकेशन पूछी, सर यहाँ से है, यहाँ से मैप ये दिखा रहा है, ये समझ नहीं आ रहा है, मैं ऑटो में हूँ, यहाँ से पैदल आ रही हूँ। बोला ठीक है, हम भी इरिटेट हो गए, लेकिन ठीक दिया। हमें लगा कि वो गाड़ी में आ रही होगी, लेकिन वहाँ सिरसा गेट तक ऑटो से इधर पैदल, थक हार के आई। अब वो आई, अपना परेशानी बताई, जॉब वाला तो था ही कि मुझे जॉब लगाना बहुत ज़रूरी सर, पहले तो वो बोल नहीं पा रही थी, रोना चालू कर दिया आते ही, देख के अच्छा लगा सर, आपको यूट्यूब पे देखती थी, बोला ठीक है। मैं पूछा बताइए भाभी जी क्या प्रॉब्लम है? वो बोली सर एनी हाउ गवर्नमेंट जॉब लगाना है, फिर वो बोलते-बोलते रोने लग गई, परेशानी बहुत। अब मैंने तुरंत गैस किया कि आपके हस्बैंड के साथ कोई दिक्कत है? बोले हाँ सर, आप कैसे जान गए? आपको कैसे मालूम? ये पूछने लगे। उनको लग रहा है कि नहीं, नहीं सर के पास अलग स्किल है, कोई स्किल नहीं, कुछ चीज़ ऑब्ज़र्व किए। अब उसको कोई छोड़ने वाला नहीं है, शादी हो गई है, चूड़ी पहनी हुई है, माँग में सिंदूर है, मतलब समझ आ गया शादी है, शादीशुदा है। शादीशुदा है तो पति होना चाहिए, पति के बारे में ज़िक्र नहीं कि वो अकेले आ रही तो हो संभावना है कि उसका कोई साथ देने वाला नहीं है। परेशानी बता रही है तो चलो ठीक है, इतना भी एज की नहीं लग रही कि एकदम लास्ट एज है और एग्ज़ाम कहीं न कहीं सर लगाना बहुत ज़रूरी है, तो समझ ही आ गया कि कोई पारिवारिक समस्या होगी। थोड़ा-सा चोट का निशान देखे तो लगा कि मारपीट वाला शिकार है, तो हो सकता है पति के साथ नहीं बनता होगा, ये सब दिखे। तो अब वो उनको जो पढ़ने में दिक्कत आ रही है, उसके अलावा मैंने और क्या क्वेश्चन कर लिए कि भाई कैसे संबंध हो गया, क्या दिक्कत आ रहा है, क्या टेंशन है? फिर उसको उस हिसाब से गाइड कर दिया कि भाई आप जो है, इस काँटे को यहाँ से निकालो, ये काँटा आधा चुभ या तो पूरा घुसा लो या निकाल लो। बीच में रहेगा तो फिर नहीं कर पाओगे, ना इधर कर पाओगे ना उधर। तो ये एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन वाली बातचीत हो जाती है। ठीक है? चलो, एक और उदाहरण देता हूँ, फिर बोलोगे लंबा हो जाएगा। दे ही देते। एक बच्चा है 22-23 साल का रहा होगा। वो भी आया, देखा, बोलने सर कहाँ से स्टार्ट करूँ, कैसे बोलूँ? मतलब बहुत टेंशन में हूँ, प्रेशर में हूँ। देखने से समझ आ गया कि कम ऐज का है, 21-22 साल का होगा। बोला ठीक है। मैं बोला गर्लफ्रेंड वाला प्रॉब्लम है? बोले हाँ सर, कैसे मालूम सर आपको? बिना बोले जान गए। मैं बोले वो भी गैस किए पर कैसे? अब अगर जॉब वाला इश्यू मेरे से पता करने आया, पूछने आया, कुछ गाइडेंस, कुछ प्रॉब्लम शेयर करने आया तो भाई मैं मेरे को तो जॉब से रिलेटेड जानते होंगे, सरकारी नौकरी की तैयारी कराने से। वही एक दिक्कत है। अब ये कि सिर्फ़ गवर्नमेंट जॉब को लेकर एकदम चिंतित होता, वो कब समझ आता जब एकदम 30-35 साल के ऐज में, वो उससे बात और उसके चेहरे हाव-भाव देख के लग गया इतना ऐज तो है नहीं 21-22 साल। तो एक और दूसरा एक ही प्रॉब्लम बचता है, लड़की चक्कर वाला बाबू भैया।
तो समझ आ गया। तो वो बातचीत थोड़ी एक्स्ट्रा हो जाती है, उस केस में उपयुक्त हो जाता है, ठीक है? लेकिन बड़े क्षेत्र के लिए उपयुक्त नहीं है, मतलब पूरा इंडिया में घूम-घूम के करो, पॉसिबल नहीं है। महँगी और समय लेने वाली चीज़, एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग होता है, ये नुकसान है। इन्वेस्टिगेटर का पर्सनल बायस आ सकता है, पर्सनल प्रेजुडाइज़ या बायस हो सकते हैं। कैसे बायस हो सकता है? अरे मान के चलो एक स्टूडेंट थे, मैं बता रहा हूँ सच्ची घटना ताकि उससे आप रिलेट कर पाओ। एक स्टूडेंट क्लास को बाइलिंगुअल नहीं करके, वो कोर्स का वीडियो देखे, वो सिर्फ पीडीएफ को देख लिए, अरे बाइलिंगुअल कराया नहीं, आप तो बोले थे बाइलिंगुअल कराए हो, पूरा टाइम वेस्ट कर दिया, ये दुनिया भर का। अब मेरे को मालूम है भाई, मैं जो क्लास लिया हूँ पॉलिटी का, वो तो मैं बाइलिंगुअल कराया हूं, क्योंकि मैं तो पढ़ाता हूँ तो बाइलिंगुअल ही पढ़ाता हूँ, सारे टॉपिक्स को जितने मैं कवर कराता हूँ, हिस्ट्री और छत्तीसगढ़ को छोड़ के बाकी सारा चीज़, मैथ्स, रीजनिंग, पॉलिटी, ज्योग्राफी, जो मैं पढ़ाया हूँ बाइलिंगुअल है। प्लस समझ आ गया। वो एकदम परेशान कर दी, वो एक स्टूडेंट बहुत ज़्यादा परेशान कर दी। बोले सर से बात कराओ, कौन है सर आपके, कौन है, कितना बिजी है, नहीं बात कराओ मेरा। बोला ठीक है, इतने सारे वो लड़ाई झगड़ा हो गया उससे, मतलब बहसबाजी, मैं परेशान हो गया। वो बोला भाई ठीक है, नमस्ते का सॉरी, साइड करो इसको। वही 1 साल बाद उसी बच्चे को अचानक से, जब बहुत लोग, अब बच्चे सुने कि नहीं यार योगेंद्र सर का क्लास ज़बरदस्त था, वो तो ज़बरदस्त पढ़ाते हैं। फिर उसी नंबर से कॉल आया, और योगेंद्र सर तो बढ़िया गाइडेंस वगैरह भी देते थे, एक बार मिल के कीजिएगा, बात कीजिए, हो जाएगा। अब वो यहाँ मिलने आए। कहीं न कहीं मैं बायस्ड हो गया। क्यों बायस्ड हो गया? बेटा तुम 1 साल पहले कितना परेशान किए। अब माफ़ी चाहता हूँ, मैं नहीं दे पाऊँगा समय आपको, नहीं दे पाऊँगा, सॉरी। तो हो गया पर्सनल बायस, तो ऐसा। तो इन्वेस्टिगेटर का पर्सनल बायस आ सकता है, ठीक है? प्रशिक्षित इन्वेस्टिगेटर की आवश्यकता होती है, ट्रेन्ड पर्सनल रिक्वायर्ड होते हैं ना, तो ये सब बात आप ध्यान रखना। तो ये इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट के केस में इन्वेस्टिगेटर सीधे रेस्पोंडेंट से इन्फॉर्मेशन करे। इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, यहाँ पे संबंधित व्यक्ति, देखो इन्वेस्टिगेटर जो है संबंधित व्यक्ति से सीधे जानकारी लेने के बजाय ऐसे तीसरे व्यक्ति से जानकारी प्राप्त करता है जिन्हें विषय के बारे में जानकारी थोड़ी अच्छी होती है, ठीक है? जैसे आपको मालूम है, भिलाई टाइम्स चैनल, अच्छे मित्र हैं यशवंत सर हो गए, तो अब मुझे कभी उनकी ज़रूरत पड़ी, सर ये वाला ये दिक्कत है, मैं वहाँ बस्तर जा रहा हूँ, वहाँ के एक रिपोर्टर से मेरे को मिलना है, कोई भी, क्योंकि जानकारी इकट्ठा करने अंदर जा रहा हूँ, नक्सली आगे मैं ऐसा कुछ हो। तो मुझे मालूम है कि भाई उनका ज़्यादा पहुँच होगा, मैं उनको कॉल कर लिया। कभी उनको लगा कि इधर कुछ ऐसा सिलेबस आ गया, या ये एग्ज़ाम है, वो एग्ज़ाम नोटिफ़िकेशन को है, अब वो खुद पढ़ने लगेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। पूछ लिए, "अरे! योगेंद्र सर ये बता दोगे क्या थोड़ा-सा एक?" तो ठीक है सर बता देंगे। तो ये क्या है? इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन हो गया, जिसको सब फील्ड में नॉलेज है उससे पूछ लिए। किसी घटना के बारे में संबंधित व्यक्ति से पूछने के बजाय उसके पड़ोसी, प्रत्यक्षदर्शी या अन्य जानकार व्यक्तियों से पूछताछ करना, ठीक है? तो यह विधि कब उपयुक्त है? जब संबंधित व्यक्ति जानकारी देने में असमर्थ या अनिच्छुक हो, जब इन्वेस्टिगेशन का क्षेत्र बहुत बड़ा हो, जब सिक्योरिटी और सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन एकत्र करना हो तो चुगली वाला काम करके निकाल लिए, जब समस्या कॉम्प्लेक्स हो और एक्सपर्ट ओपिनियन की आवश्यकता हो, ठीक है। इसके मेरिट देख लो, व्यापक क्षेत्र, इकोनॉमिकल, कम खर्चीली होती है ना, ज़्यादा से ज़्यादा आप दूसरे से इन्फॉर्मेशन लेके बहुत सारी चीज़ कवर कर सकते हो ना, ठीक है। कुछ परिस्थितियों में डायरेक्ट रेस्पोंडेंट के बायस से बचा जा सकता है। तो ये सब जानकारी आपको इकट्ठा करना होता है, ठीक है। डीमेरिट्स क्या है? इनडायरेक्ट इन्फॉर्मेशन, अप्रत्यक्ष, और इसीलिए वो कम एक्यूरेसी रहता है उसमें। दूसरे से पूछ रहे हो भाई, बढ़ा चढ़ा के बता दिया, ठीक से डेटा कलेक्ट किया कि नहीं किया। पार्शियलिटी ऑफ विटनेस, गवाह का पक्षपात हो सकता है, गवाह का पक्षपात हो सकता है। अब भाई मैं आपको बताऊं, ये जैसे कभी पासपोर्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे, है ना? तो कभी-कभार कुछ दिक्कतें आ जाती हैं, दिक्कतें तो नहीं, पुलिस वेरिफिकेशन होता है। कभी हो गया कि आस-पड़ोस से पूछ लिया जाता है कि कोई कुछ क्रिमिनल बैकग्राउंड तो नहीं है, क्या है होना? एक ऐसे ही पड़ोसी थे, उसका पासपोर्ट बनाना था, आजू-बाजू पुलिस वाले आए, "अरे! नहीं जानते इसको, बहुत दिक्कत है, बहुत चालबाज़ व्यक्ति है।" वो बेचारा ज़बरदस्ती उसका ना ले, तो भई पार्शियलिटी हो सकती है ना, गवाह का पक्षपात हो सकता है, ठीक? तो ये दिक्कतें आती हैं। इन्फॉर्मेंट्स पर्याप्त इंटरेस्ट ना लें, है ना? बताने में ही नहीं समझ आए, तो ये सब दिक्कतें हो सकती हैं। तो ये अंतर वो आप बता सकते हो। फिर इन्फॉर्मेंट फॉर करेस्पोंडेंट्स, संवाददाताओं से सूचना। इस विधि में विभिन्न स्थानों पर स्थानीय प्रतिनिधि या संवाददाता आप देखेंगे, जैसे बस्तर टॉकीज़ एक चैनल है, रानू तिवारी, विकास तिवारी, आप नाम से जानते होंगे। और वो एनडीटीवी के भी पत्रकार हैं, या कोई नेशनल न्यूज़ चैनलों को कवरेज करना था, अभी नक्सली वाला कितना बड़ा मैटर बना, बहुत बड़े मुद्दे हुए। सीसी मेंबर मारे जा रहे थे, हिडमा मारा गया, सब ये बड़े-बड़े पोलित ब्यूरो के मेंबर, सीसी मेंबर, ये सब मारे जा रहे हैं, पकड़ाए जा रहे हैं। अब उधर के दिल्ली में जो बैठा न्यूज़ चैनल वाला एंकर है, भई उसको इधर का नहीं मालूम ना, तो उससे कनेक्ट कर रहे हैं। संवाददाता, भिलाई से हमारे संवाददाता जुड़े, बस्तर से हमारे संवाददाता जुड़े, ऐसा जुड़ते हैं। तो इस विधि में विभिन्न स्थानों पर स्थानीय प्रतिनिधि या संवाददाता नियुक्त किए जाते हैं। वे नियमित रूप से रेस्पोंडेंट से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके इन्वेस्टिगेटर या ऑर्गेनाइजेशन को भेजते रहते हैं। उदाहरण न्यूज़पेपर वाला उदाहरण दे दिया, इसको पढ़िएगा।
ये विधि तभी उपयोगी है जब रेगुलर कंटिन्यूस इन्फॉर्मेशन चाहिए, इन्वेस्टिगेशन का ज्योग्राफी एरिया बहुत बड़ा हो तो दृश्य पूछ ले भाई, बहुत हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी आवश्यक ना हो तो चल जाए। मेरिट्स क्या है, ज़्यादा क्षेत्र कवर हो जाता है, इकोनॉमिकल हो जाता है, ठीक। डीमेरिट्स क्या है, ओरिजिनलिटी मौलिकता की थोड़ी कमी हो जाती है, क्योंकि कहीं कहीं आप दूसरे से पूछें तो दिक्कत आएंगी। डेंजर ऑफ पार्शियलिटी, पक्षपात होने की संभावना रहती है, ठीक है, एकदम हाई एक्यूरेसी की गारंटी नहीं है। टेलीफोन साक्षात्कार, इसमें फ़ोन से पूछ लिए और कुछ नहीं, है ना। डेटा बहुत कम समय में कलेक्ट करना हो तो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, ठीक है, ये बहुत अच्छा एक मेथड हो सकता है, ठीक है। इसको पूरे मेरिट्स डिमेरिट्स पढ़ लीजिएगा। मेल्ड क्वेश्चन विधि, इस विधि में इन्वेस्टिगेटर क्वेश्चनार तैयार करता है। क्वेश्चनार मतलब हो गया आपका एक क्वेश्चन का लिस्ट, है ना, तैयार करके रेस्पोंडेंट को पोस्ट ईमेल ये इसके माध्यम से भेज देता है। फिर वो खुद जिस भी मैसेज जिसको क्लाइंट को भेजा जाए या रेस्पोंडेंट मतलब जो रेस्पॉन्ड करने वाला है वो डिटेल भज के वापस इन्वेस्टिगेटर को भेज देगा। फिर उसका हम एनालिसिस करके डेटा इकट्ठा कर लेंगे। इससे भी क्या है, कम खर्च में हो जाता है, वाइड कवरेज, बहुत ज़्यादा लोगों को डील कर सकते हैं। क्लियर, समझिए बात। ये कौन सा हो गया, मेल्ड क्वेश्चनर मेथड। जैसे अब मैं खुद इंटरव्यू लेने चले आता हूँ, इंटरव्यू लेने का उद्देश्य ये भी हो जाता है भाई उसके घर वाले खुश हो जाए, वो बच्चा छोड़ो तो खुशी झूमेगा नाचेगा, उसके माँ बाप की खुशी के लिए मैं इंटरव्यू के लिए चले जाता हूँ। यकीन नहीं करोगे, यही एकमात्र उद्देश्य रहता है। दूर दूर उतना क्यों खर्चा करके जाऊँगा मैं। तो गए, उसके माँ बाप लोग को अलग खुशी, अरे टीचर जो पढ़ाते हैं भाई, वो जो किसी से नहीं मिल रहे हैं ना, फोन पे बात नहीं कर पा रहे, इतने बिजी हैं, वो खुद चल के आए इंटरव्यू लेने वाले। अच्छा, तो डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन हो गया। लेकिन एक तरीका ये भी अपनाते हैं, कभी अगर मन किया तो, नहीं तो ये कि भाई मैं नहीं आ पा रहा हूँ, आप खुद से वीडियो बना के भेज दीजिए, या कोई बहुत तारीफ कर रहा है, मैसेज भेज रहा है, तो वो भाई इनडायरेक्टली हमारे तक मैसेज पहुंच गया। तो बस वैसे ये भी है मेल क्वेश्चन, है ना। फायदे नुकसान अब मेरे ख्याल से इतना आप पढ़ के समझ ही जाएंगे। फिर आखिरी पॉइंट देखते हैं, क्वेश्चनार्स फिल्ड बाय एनुमरेटर्स, प्रगणकों द्वारा भरी गई प्रश्नावली। अब ये एनुमरेटर्स कौन होते हैं भाई, ये ट्रेन लोग हैं। यह मेथड मेल क्वेश्चन से बहुत महत्वपूर्ण रूप से अलग है। इसमें एक प्रशिक्षित व्यक्ति, ट्रेन व्यक्ति, स्किल्ड व्यक्ति, जिसे एनुमरेटर बोला जाता है, वो क्वेश्चनार लेके या शेड्यूल लेके या क्वेश्चन लिस्ट लेके रेस्पोंडेंट के पास जाता है, ठीक है। एनुमरेटर स्वयं प्रश्न पूछता है और रेस्पोंडेंट द्वारा दिए गए उत्तरों को क्वेश्चनार शेड्यूल में दर्ज करता है, ठीक है। अब ये एनुमरेटर कौन होते हैं, तो स्किल्ड व्यक्ति होते हैं जो फील्ड में जाकर रेस्पोंडेंट से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट और रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन ट्रेन लेते हैं। जैसे भाई जनगणना का किसी को भी दे देते हैं क्या, अरे रामू इधर आ, तू अपने मोहल्ले का जनगणना डेटा कलेक्ट करके दे दे, करते क्या नहीं। टीचर्स लोगों की ड्यूटी लगाई जाती है, पंचायत या नगरीय निकाय के कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जाती है। क्यों, वो ट्रेंड व्यक्ति हैं, उनकी ट्रेनिंग होती है प्रॉपर। इलेक्शन ड्यूटी करवाना की इसका ट्रेनिंग होती है, शिक्षकों की ड्यूटी लगती है, आप ही लोगों का ड्यूटी लगेगा। बाकी सब काम आसान है, इलेक्शन ड्यूटी थोड़ा कंजर लगता है, सेंसस ड्यूटी लग जाता है थोड़ा कंजर है। और धारा 27 आरटी में दिया ना, धारा 27 में इन इन कामों के अलावा 3 काम है, उसके अलावा और दूसरे काम में नहीं लगाया जाएगा। सेंसस का हो गया या इलेक्शन का हो गया या कोई इमरजेंसी आ गया, वो सब तो आपको काम करना पड़ेगा, है ना। तो ट्रेन लोगों के, उसको एनुमरेटर वाला मेथड बोलते हैं। फिर ये मेरिट्स और डीमेरिट्स पढ़ सकते हो, थोड़ा क्लियर है। अब इसमें बारीक सा अंतर है मेल्ड और क्वेश्चनर बाई एनुमरेटर। तो इसमें जो है एनुमरेटर का कोई रोल नहीं होता, इन्वेस्टिगेटर भेज देगा, डायरेक्ट ईमेल कर दिया, पोस्ट कर दिया क्वेश्चन, वो खुद भरेगा और भेज देगा। यहाँ पर एक सहयोगी के रूप में एनुमरेटर रहता है, उसको समझ नहीं आ रहा क्या भरूँ, अरे क्या है, मेल है फीमेल है नहीं समझ आ रहा है, हाँ सर पुरुष हूँ, मैं तो भर मेल वाला, ठीक है। इस तरीके से एनुमरेटर उत्तर पूछकर भरता है, एनुमरेटर खुद इसमें विजिट कर लेता है ना। तो इस टाइप से पूरे डिफरेंस इसको आप देख लीजिएगा, और ये पूरे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो ऊपर हम लोग पढ़ा ना, पढ़े उसका सार है, क्लियर है। अब लास्ट में फिर से मैं जानकारी दे दूंगा, जानकारी देना चाहूँगा, ये कूपन कोड का आप यूज़ कर लेंगे AUG30, और ये 15 अगस्त तक का सेल है, ठीक है। 10 से 30% आपको ऑफ मिल जाएगा। कोर्स संबंधी कोई भी दिक्कत आ रहा है, ये हेल्पलाइन नंबर 8770123687। और मैं आपको बताऊं, जो कोर्स लिए हैं वो भाई टेस्ट सीरीज भी लें और तुरंत टेस्ट सीरीज दिलाना चालू करें, ठीक है। इस बार भर भर के बहुत ज़्यादा टेस्ट रखें, प्रैक्टिस ताबड़तोड़ होनी चाहिए आपकी, ठीक, क्लियर है। एप्लीकेशन डाउनलोड करना योगेन साहू क्लासेस नाम से, और वहाँ से आप जाके रेस्पेक्टिव कोर्स खरीद सकते हैं। और जो कोर्स चालू कर दिया भाई, बिना प्रैक्टिस के एग्जाम नहीं निकलेगा, मैं बात बता दे रहा हूँ। और ये इस बार चूक गए, ये ले देख 5,000 निकाला, फिर कब आए ना कब, क्या नो डाउट आप चूक गए, आपके पास दोबारा अवसर मिलेगा, अगले बार के लिए आ जाएगा, अगले साल, 2 साल बाद आ जाएगा, 3 साल बाद आ जाएगा, वो तो भविष्य की। 2 साल बाद क्या स्थिति रह जाएगी आप जानते हैं क्या, नहीं जानते हैं ना। तो ये दिक्कतें आती हैं, क्लियर है। तो नेक्स्ट लेक्चर हम और आगे बढ़ाएंगे स्टैटिस्टिक्स के पोर्शन का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।